गुड इवनिंग क्लास 10। बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नेताजी का चश्मा। इस पाठ में हमें बताया गया है कि जो हमारा देश है उसका जो निर्माण होता है वो कई चीजों को मिलकर देश बनता है। ना तो केवल जमीन के टुकड़े से देश बन सकता है, ना केवल उसमें रहने वाले लोगों से देश बन सकता है। जब किसी निश्चित भूभाग पर निश्चित लोग रहते हैं और उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना होती है, देश का निर्माण करने की भावना होती है, इन सब चीजों से मिलाकर देश बनता है। तो हम ये पाठ पढ़ेंगे और इसमें हमें क्या संदेश मिलता है ये जानेंगे। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। बच्चों, पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा तो इसमें हमें पता चला कि एक छोटा सा कस्बा है, बहुत ही छोटा सा कस्बा है, तो उसकी जो नगर पालिका है उसने क्या किया और कस्बे के कुछ लोगों ने मिलकर मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी, एक मूर्ति लगवा दी। कहानी के जो नायक हैं हवलदार साहब, वो हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते हैं। तो ये कहानी उस मूर्ति के बारे में है और उस मूर्ति के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की स्थापना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। बाकी लोगों को या तो देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं रही होगी या फिर जो मूर्ति की लागत आने वाली होगी वो उनके बजट से कहीं ज्यादा होगी। इसलिए ये निर्णय लिया गया होगा कि जो कोई स्थानीय कलाकार है उसी को ये मूर्ति बनाने का अवसर दिया जाए। और वो स्थानीय कलाकार कौन था? उस स्कूल कस्बे के जो इकलौता हाई स्कूल था उसके इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी जिनका नाम रहा होगा, उनको ये काम सौंप दिया गया होगा और वो महीने भर में ही मूर्ति बनाकर तैयार करने का दावा कर रहे होंगे। लेखक ने ऐसा अनुमान लगाया था। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। लेखक कहता है कि जो मूर्तिकार ने जो प्रयास किया था मूर्ति को बनाने का, वो सफल रहा था और प्रशंसा के योग्य था। क्यों था प्रशंसा के योग्य? क्योंकि नेताजी को देखते ही मन में देशभक्ति की भावना जागृत होती थी और उनको देखते ही, मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, जो उनके दिए हुए नारे थे वो याद आने लगते थे। तो मूर्ति बनाने का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया था। इस तरह लेखक का मानना है कि यही उद्देश्य था कि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो और इस दृष्टि से जो मूर्ति का निर्माण था उसका जो उद्देश्य था वो सफल था और प्रशंसा के योग्य था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय में, कम लागत में, कम पैसों में, कम साधनों में मूर्ति बनाकर तैयार करके और लगवा दी थी। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के
चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। यानी हवलदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो एक आश्चर्य भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई और उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन जो चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ है वो रियल है, यानी वास्तविक चश्मा लगा हुआ है। तो उन्हें इस बात पर हंसी आ गई, मुस्कुराने लगे वो। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। हवलदार साहब जो है उस कस्बे से जब उनकी गाड़ी चली जाती है तब भी वो मूर्ति के बारे में ही सोचते रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हवलदार साहब है वो देशभक्त व्यक्ति हैं, देशभक्ति की भावना उनके मन में है और वो नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। इसी कारण वो जब कस्बे से चले जाते हैं तब भी मूर्ति के बारे में सोचते हैं और फिर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कुल मिलाकर उस कस्बे के नागरिकों का, रहने वालों का जो प्रयास है वो प्रशंसा के योग्य है। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में नेताजी का सम्मान करने के लिए मूर्ति तो लगवाई, वो सोचते हैं कि वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है, लोग मजाक बनाते हैं देशभक्ति का। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब ताज के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? इसके बाद में हवलदार साहब जब भी उधर से गुजरते तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई देता। क्या अंतर होता? हर बार में मूर्ति का चश्मा बदल जाता। तो उनका जो आश्चर्य था, उनकी जो जिज्ञासा थी वो बहुत अधिक बढ़ गई। तो जब उसका दमन नहीं हो सका, उसको वो दबा नहीं सके, तो उन्होंने जहाँ वो पान खाते थे उसी से पूछ लिया कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोन फिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। पान वाले ने क्या बताया कि कैप्टन चश्मे वाला है जो मूर्ति पर चश्मे को चेंज कर देता है। अब हवलदार साहब के मन में जिज्ञासा होती है कि क्यों चेंज कर देता है। तो उसने बताया कि अगर उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आ जाता है, जैसा फ्रेम उसको चाहिए, जैसा उसने मूर्ति पर लगा रखा है, तो वो नेताजी से क्षमा मांगते हुए उस फ्रेम को ले लेता है और उसे ग्राहक को दे देता है। फिर उसके पास जो भी उपलब्ध फ्रेम होता है वो उस मूर्ति पर उसको लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या आइडिया है। यानी जो बात पान वाले ने बताई हवलदार साहब को, तो उनके मन में आया कि ये आइडिया भी अच्छा है, लेकिन नेताजी की मूर्ति पर वो चश्मा जरूर लगाता है, चाहे कैसा भी चश्मा हो। लेकिन भाई ये बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर
भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी गोंद चिपकी, कत्ते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ ठूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। ये सारी बातें हवलदार साहब ने अपने मन में सोची कि वो जो सोच रहे थे वह ठीक ही था। उनका अनुमान ठीक था कि जो मूर्तिकार था वो कस्बे का जो हाई स्कूल था उसका ड्राइंग का अध्यापक ही था और उसका नाम वास्तव में मोतीलाल ही था। तो उसने महीने भर में मूर्ति बनाकर देने का दावा कर दिया था, इसलिए उसने थोड़ा जल्दी में मूर्ति का निर्माण किया होगा। लेकिन यहाँ पर जो मोतीलाल है वो ऐसे लोगों का प्रतीक है जो हमारे शहीद हैं, उनके सम्मान का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं। उसने भी मूर्ति को बनाकर पटक तो दिया, मूर्ति तय समय में बनाकर दे दी, लेकिन उसमें जो कमी रह गई उससे नेताजी का जो व्यक्तित्व था वो पूर्ण नहीं हो पाया। यानी चश्मे वाले को उनका बिना चश्मे की जो मूर्ति थी वो अधूरी सी लगती थी, उनका व्यक्तित्व अधूरा लगता था। तो यहाँ जो मूर्तिकार है वो ऐसे लोगों का प्रतीक लेखक ने माना है कि जो देशभक्ति, देश के जो प्रतीक हैं उनको और जो शहीद हैं उनको पूरा सम्मान नहीं देते, उनके सम्मान को पूरी गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं। मोतीलाल जो है वो ऐसे लोगों का प्रतीक है। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाले ने क्या जवाब दिया कि वो लंगड़ा व्यक्ति फौज में क्या जाएगा। यानी इसी बात पर वो उसको आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस तरह से कभी किसी ने चश्मे वाले के बारे में नहीं पूछा था। लेकिन हवलदार साहब क्योंकि देशभक्त व्यक्ति थे, इसलिए उनको उस व्यक्ति में दिलचस्पी थी, जानने की इच्छा थी कि वो व्यक्ति जो है वो कैसा है जो चश्मा लगाता है मूर्ति पर, वो कोई फौजी व्यक्ति है या फिर आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। लेकिन वो व्यक्ति कैसा था? एक लंगड़ा व्यक्ति था और बहुत ही मरियल सा था, जो चश्मे की फेरी लगाता था। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। यानी वो पूछना तो बहुत कुछ चाहते थे कि लोग उसको कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन उनको काम था, ड्राइवर उनका जल्दी कर रहा था, इसलिए वो जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, और कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए क्या हुआ कि हवलदार साहब 2 साल तक उस रास्ते से गुजरते रहे और उन्होंने देखा कि हर बार में चश्मा बदला हुआ होता था, लेकिन कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था।
फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाले ने क्या बताया कि कैप्टन मर गया। जब 2-3 बार उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, तो उन्होंने जब पता किया तो पता चला कि कैप्टन मर गया। अब चश्मा कौन लगाए? चश्मे वाला कैप्टन था व्यक्ति, तो चश्मा लगाता था, उनकी आंखों पर वो मर चुका था। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर बीच में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। जब अगली बार हवलदार साहब वहाँ से गुजरे, जब उनको ये पता था कि कैप्टन मर चुका है, तो उनका मन जो था वो बहुत अधिक उदास था। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी आदत पड़ चुकी थी उनको सुभाष की प्रतिमा को बदलते हुए चश्मों के साथ देखने की। तो उन्हें लगा कि आज फिर एक बार सुभाष की आंखों पर कोई चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसने मूर्ति बनाई है, जिसने मूर्ति का निर्माण किया है, वो चश्मा बनाना भूल गया और जो चश्मा लगाता था वो कैप्टन मर चुका है। तो उनको इस बात से दुख था कि अब कौन सुभाष की प्रतिमा पर चश्मा लगाएगा। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि सीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ था, लेकिन कैसा चश्मा था? सरकंडे यानी बच्चे जैसा खेल में बना लेते हैं खेलने के लिए, वैसा चश्मा था। अर्थात किसी बच्चे ने वो चश्मा सरकंडे का बनाकर और आंखों पर सुभाष की प्रतिमा की आंखों पर लगा दिया था। तो हवलदार साहब ने तेजी से जो गाड़ी उनकी जा रही थी उसको रुकवाया और दौड़ते हुए मूर्ति के सामने जाकर नेताजी को सैल्यूट किया और उनकी आंखें भर आईं। उनकी आंखें क्यों भर आईं? क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अब सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, लेकिन किसी बच्चे ने वो परंपरा जो बना दी थी उसने उसको आगे बढ़ाया और सरकंडे का ही सही चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। तो उनको ये सोचकर उनकी आंखें भर आईं कि अभी भी बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना विद्यमान है और जब तक बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना विद्यमान है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तब तक देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, देश का भविष्य सुरक्षित है। इस बात में लेकर हमसे ये कहना चाहता है, हमें ये संदेश देना चाहता है कि जो देशभक्ति है वो सभी के मन में होना आवश्यक है। और दूसरी बात ये कि जो देश का निर्माण होता है वो छोटे से छोटे व्यक्ति के छोटे से छोटे काम से भी देश के निर्माण में उसका योगदान होता है। तो जो व्यक्ति जहाँ पर भी है, छोटे से छोटा व्यक्ति भी जहाँ पर भी है, वो चाहे कितना भी छोटा काम कर रहा है, वो अपने उस जगह पर रहते हुए भी, अपना काम करते हुए भी देश के निर्माण में योगदान दे सकता है, देशभक्ति की भावना मन में रख सकता है और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। तो इस तरह से ये वीडियो है जो आप इसको देखेंगे तो चैप्टर आपकी समझ में आएगा और फिर इसके साथ में एक वर्कशीट भेजूंगी जिस पर आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। वो तो वर्कशीट में क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व करके और मुझे भेजने हैं। धन्यवाद।